नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए बेटा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, मैं आपको ये टॉपिक ना केवल बोर्ड के लेवल से बल्कि आगे जब कहीं भी आप जाएंगे कंपटीशन लेवल में या कोई एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उस लेवल से अभी आपको एक एक चीज बताते हुए चलता हूं, ठीक है। तो इसके लिए हमको कोलाइडल सॉल्यूशंस का थोड़ा सा लिंक बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग से शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करूंगा ताकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से उसका लिंक बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 11th में और छोटी क्लासेस में पढ़ा है सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। ये आप सब जानते हैं, ठीक है। सॉल्यूट, और इसमें जो ये जो सॉल्वेंट है वो मेजर पार्ट होता है, ठीक है, मेजर पार्ट। और सॉल्वेंट जो होता है वो इसका माइनर पार्ट होता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, जो ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है वो तो सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब देखिए बेटा, जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल है, इनकी साइज अलग अलग हो सकती है। तो इनके साइज के बेस पे सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आता है ट्रू सॉल्यूशंस। तो हम सब जानते हैं ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन वे होते हैं जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल हो, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, ठीक है। तो इसमें जो साइज हो जाएगा लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो इस तरह की जो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल साइज में बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए उनकी विजिबिलिटी नहीं होती है। हम नेकेड आई या माइक्रोस्कोप से भी हम इनको देख नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एटसेट्रा। सेकंड लेते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो सॉल्यूट का जो साइज है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर है। ये 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। तो इनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप, वी कैन वॉच है विथ नेकेड आईज, ओके। तीसरा होता है, अच्छा इसका एग्जांपल है मड्डी वाटर या सैंड इन वाटर। थर्ड जो सॉल्यूशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, इनका साइज दोनों जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट रेंज में होता है। मतलब 1 नैनोमीटर से तो बड़ा और 100 नैनोमीटर से छोटा। साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज इन द इंटरमीडिएट रेंज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। इज दैट क्लियर? और इसका हो जाएगा 1 to 100 नैनोमीटर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैम, जेली, आपके गम, जिलेटिन, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रू कोलाइडल की, क्योंकि हमारा मेन पार्ट हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल्स हैं। तो कोलाइडल में जो पढ़ने वाली बातें बेटा, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मैं बिल्कुल आपको बॉटम टू टॉप सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पढ़ने वाली बातें हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड की है मैंने। इनको क्लासिफाई किया कि जो हम इन 4 चीजों को हम पढ़ेंगे। पहला प्रिपरेशन, कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं। तीसरा प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स को प्योरीफाई कैसे करते हैं। और चौथा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए बेटा, प्रिपरेशन, टाइप एंड प्योरिफिकेशंस, इन तीनों के वीडियो में बना चुका हूं और इन तीनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की, जो इस वीडियो में हम इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन दोनों में देखिए हमने ट्रू सॉल्यूशन या सस्पेंशन में जो सॉल्यूट है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो तो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट।
इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टर्म चेंज करेंगे, इनको अलग नाम से जानेंगे कॉलॉइडल में। तो जो सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट, इसको तो बोलेंगे हम इसमें डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, ये तो हो गया सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, है जो सॉल्यूट, ये होता है डिस्पर्स्ड फेज। तो इन दोनों से मिलकर बनता है, जैसे इन दोनों से तो मिलकर बन जाएगा आपके सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन से तो मिलकर बनेगा सॉल्यूशन, और इन दोनों के मिलने से बनता है कॉलॉइड्स, हैं कॉलॉइड्स। ओके, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें आप कि जब भी हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्वेंट की जगह तो बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, और सॉल्यूट की जगह बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन की, कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कितने पार्ट में डिवाइड की गई है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरे नंबर पे जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। चौथे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं। और फिफ्थ नंबर पे और जो लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह से कुल 5 प्रॉपर्टीज हम इसकी पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हम इसके पढ़ेंगे, तो इसमें 4 कैरेक्टरों की बात हम करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इसमें हेट्रोजीनस कैरेक्टर, हेट्रोजीनस कैरेक्टर। दूसरे नंबर पे जो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो होगी विजिबिलिटी, विजिबिलिटी। और तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो होगी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है। और चौथे नंबर पे जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी। इज दैट क्लियर? अब इन सब की चारों को अभी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इसको भी पढ़ेंगे। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम ब्राउनियन मोशन पढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, ब्राउनियन मोशन। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आएगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, और वो है टिंडल इफेक्ट, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इसकी जो कैरेक्टर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं। देखिए, ये सब क्या होते हैं, अभी इन सब की डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेट्रोजीनस कैरेक्टर की। देखिए बेटा, कोई भी सॉल्यूशन हो या तो वो होमोजीनस हो सकता है या वो हेट्रोजीनस हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बारे में फिर से बताता हूं कि देखिए, एक सॉल्यूशन है ये
सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल पूरी चारों ओर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। ये सॉल्यूट है इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सॉल्यूट का, यानी कि इसका चाहे यहां की ड्रॉप ले लो आप, चाहे यहां की ड्रॉप ले लो, इनका कंपोजिशन सेम रहेगा। जितना जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है, इसकी चाहे आप बॉटम की ड्रॉप ले लो, चाहे आप ऊपर की सरफेस की ड्रॉप ले लो, उन दोनों में टेस्ट एक जैसा होगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि भाई एक जगह तो ज्यादा मीठा हो गया, एक जगह से कम। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को जहां इनका कंपोजिशन ऑल ओवर किसी भी पार्ट में सेम हो, इक्वल हो, उसको बोलते हैं होमोजीनस। ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये है सॉल्वेंट, इसमें देखिए ऊपर ऊपर तो सॉल्यूट कम है और नीचे ज्यादा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो जैसे सैंड वाटर, अगर आप मिट्टी को पानी में घोलोगे तो नीचे जो मिट्टी सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ऑल ओवर द सॉल्यूशन में इक्वल नहीं है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को बोलते हैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनकी हेट्रोजीनस कैरेक्टर होती है। इसका मतलब और इनकी जो कंपोजिशन है is not equal in all over the solution. Okay, second है visibility। visibility का मतलब देखना। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल है इतने साइज में स्मॉल होते हैं, इतने कि वो हमें ना तो नेकेड आई से दिखाई देते हैं ना ही माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। और सस्पेंशन के जो साइज पार्टिकल हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, वो नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो इंटरमीडिएट रेंज में होते हैं, वो नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हम, लेकिन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उनको देख सकते हैं। तो ये हो गई इनकी विजिबिलिटी। नेक्स्ट स्टेबिलिटी। अब मैं आपको समझाता हूं स्टेबिलिटी होती क्या है। ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है या डिस्पर्सन फेज, देखिए ये तो है डिस्पर्सन फेज मीडियम। जो सॉल्वेंट हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, वो तो है डिस्पर्सन मीडियम। और इसमें जो ये डिसॉल्व है छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये मान लीजिए ये है सब डिस्पर्स्ड फेज हैं। तो अब देखिए अगर ये पूरी तरह से फैले हुए हैं चारों ओर, तब तो हम कहेंगे ये स्टेबल है, स्टेबल। अभी 8% ये जो लिक्विड है या ये सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो स्टेबल है। अब अगर थोड़ी देर बाद में या कोई इलेक्ट्रोलाइट हम मिला दें या कोई कारण से, किसी भी कारण से, आगे हम पढ़ेंगे, किसी भी कारण से अगर ये जो डिस्पर्स्ड फेज के जो कोलाइडल पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, ऊपर से नीचे की ओर आ जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, तब हम कहेंगे कि अब ये अनस्टेबल हो गया, है ना। तो द सेटलिंग डाउन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड अनस्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है फिल्ट्रेबिलिटी। देखिए बेटा, फिल्ट्रेबिलिटी का मतलब होता है छानना, फिल्टर करना। सब जानते हैं आप फिल्ट्रेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसे मैं आपको और समझाता हूं। देखिए तो देखिए बेटा, ये है सिंपल फिल्टर पेपर। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, मैं थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये सिंपल फिल्टर पेपर है। इस सिंपल फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो कोलाइडल, ये कोलाइडल जो पार्टिकल हैं इनसे बड़े होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल से बड़े होते हैं। यानी कि इनके साइज, फिल्टर पेपर के साइज, फिल्टर पेपर के जो पोर्स के साइज इतने बड़े होते हैं कि इनमें से डिस्पर्सन मीडियम भी आर पार जा सकता है और कोलाइडल पार्टिकल भी आर पार जा सकता है। जब डिस्पर्सन मीडियम भी जा रहा है, उसको पास कर रहा है, और कोलाइडल पार्टिकल्स भी पास हो रहे हैं,
तो फिर हम उसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं कि इसको सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता, किसे? कॉलॉइडल सॉल्यूशन को, है ना ही इसको ट्रू सॉल्यूशन को भी इससे फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन को कर सकते हैं, क्योंकि सस्पेंशन के जो साइज है पार्टिकल का वो बड़ा होता है, तो इसमें से केवल सॉल्वेंट नीचे जाएगा, सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे। ऐसे में फिर कॉलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, उनको कैसे फिल्टर किया जाता है? उनके लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन कह सकते हैं। देखिए ये एनिमल मेम्ब्रेन है और ये पार्चमेंट, एनिमल और पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, एनिमल और पार्चमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए एनिमल और पार्चमेंट मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। तो जब छोटे साइज के होने के कारण इनमें से कॉलॉइडल पार्टिकल्स तो पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज इसमें से निकल जाएगा और कॉलॉइडल पार्टिकल इनके ऊपर रह जाएगा। इसलिए ये केवल एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ही फिल्टर हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए अगर आपको याद हो तो सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। Colligative properties are the properties which depend on the number of moles of the solute। जो सॉल्यूट के मोल नंबर पे डिपेंड करती हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। जहां कैपिटल लेटर जो भी है वो सॉल्वेंट के लिए है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर सॉल्वेंट के लिए, स्मॉल लेटर सॉल्यूट के लिए। तो कैपिटल डब्ल्यू यानी कि सॉल्वेंट का मास, स्मॉल डब्ल्यू इसका मतलब सॉल्यूट का मास, कैपिटल एम का मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास एंड स्मॉल एम का मतलब सॉल्यूट का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको स्पेशली ध्यान देना आप, ठीक है। सेकंड वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। इसमें भी वही चीज है, स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट एंड स्मॉल एम इज द स्मॉलर मास ऑफ द सॉल्यूट। थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। ये होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिट 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और चौथी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू आर टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये 1 इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए बेटा ये चीजें तो सॉल्यूशन की थी, हो सकता है आपको अभी लर्न नहीं हो, लेकिन जब सॉल्यूशन का चैप्टर आप देखेंगे तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा ध्यान समझिए कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सब स्मॉल एम यानी कि सॉल्यूट के मोलर मास पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के मोलर मास पे डिपेंड कर रही है। और कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए relative lowering of vapor pressure is inversely proportional to the molar mass of the solute. Elevation of boiling point
is inversely proportional to the molecular mass of the solute. Freezing depression in freezing point is inversely proportional to the molecular mass of the solute. हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो जितनी भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मॉलिक्यूलर सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आप स्पेशली समझ लीजिएगा कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए हम कंपैरिजन करते हैं, एक तो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और इधर लेता हूं मैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल, वो छोटे होते हैं, छोटे स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल होते हैं तो उसका मास भी छोटा होगा, कम होगा। कॉलॉइडल पार्टिकल इनकी कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, जब पार्टिकल बड़े होंगे तो इनका मास ज्यादा होगा, इसका मास इज लेस देन इसके मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ट्रू सॉल्यूशंस इज लेस देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, अब जब मॉलिक्यूलर मास इसका कम हुआ, जब मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। है, जब कॉलॉइडल सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो जब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो इसके कंपैरिजन में इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इन सब में आप देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ये ब्राउनियन मोशन करते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। अब व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन जो होता है, जैसे ये कोई कॉलॉइडल पार्टिकल है, ये मूव करेगा इस तरफ और दूसरे कॉलॉइडल पार्टिकल से ये टक्कर करेगा, यानी कॉलाइड करेगा, तो इसका डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, ये इधर की ओर आने लगेगा, धीरे धीरे होगा, स्लो मोशन में। फिर ये यहाँ से टक्कर, इसको टक्कर जैसे ही मारेगा ये इधर आ जाएगा, हैं, फिर यहाँ टक्कर होगी तो ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ टक्कर होगी ये इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि इस जो कॉलॉइडल पार्टिकल है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स है वो किसी भी डायरेक्शन में बिल्कुल स्लो मोशन में मूव करते रहते हैं, और जैसे ही एक दूसरे से कोलाइड करेंगे अपना डायरेक्शन बदल देंगे। तो इस तरह से वो जिगजैग जो है पाथ पे मूव करते रहते हैं। इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब ब्राउनियन मोशन का एक फायदा है, ब्राउनियन मोशन का एक फायदा है, और वो क्या है कि ब्राउनियन मोशन की वजह से जो वो पार्टिकल है धीरे धीरे स्लो मोशन में मूव करते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये मूव करेंगे, इसलिए कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका मतलब सेटल डाउन नहीं होते हैं तो वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि अगर सेटल डाउन हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ब्राउनियन मोशन जो है स्टेबिलिटी का कारण है। तो ब्राउनियन मोशन जो है कॉलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी टिंडल इफेक्ट। देखिए बेटा, ये टिंडल इफेक्ट पूरे कॉलॉइडल सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मैं एक कंटेनर लेता हूं जिसमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन मैंने लिया। ठीक है, ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, इधर से मैं अगर एक लाइट बीम पास करता हूं, ठीक है, इधर से मैंने एक लाइट बीम, ये लेंस है, पास करता हूं, तो ये लाइट बीम कुछ इस तरह से जाती हैं। तो जहां से ये इस तरह से, अब ऊपर से अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, इसके परपेंडिकुलर अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी प्रॉपर्टी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? जब इसमें से लाइट पास होती हैं तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो है उस लाइट को स्कैटरिंग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? डेफिनेशन क्या बनी टिंडल इफेक्ट की? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट by the colloidal particles is known as the
टिंडल इफेक्ट। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आप टिंडल इफेक्ट को और देखना चाहते हैं तो जब कभी अपने जब बंद कमरे में रोशनदान से जब लाइट आती है, सनलाइट, तो उसकी एक बीम दिखाई देती है, वो एक तरह का टिंडल इफेक्ट है। आप इसके अलावा मूवी देखने जाते हैं तो पिक्चर हॉल में जो पीछे से प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है, उस लाइट के पाथ में जो भी एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहते हैं वो बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी एक तरह का टिंडल इफेक्ट है। ओके, तो लीजिए बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन आप ध्यान से अगर समझेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो लीजिए, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। तो देखिए, इसमें अपन जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिनोमिना पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेगेटिव कॉलॉइड्स और दूसरा पॉजिटिव कॉलॉइड्स। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि नेगेटिव कॉलॉइड्स क्या होते हैं और पॉजिटिव कॉलॉइड्स क्या होते हैं। तो एक तरफ तो हम लेते हैं नेगेटिव कॉलॉइड्स और दूसरी तरफ लेते हैं पॉजिटिव कॉलॉइड्स, ठीक है? अब देखिए, नेगेटिव कॉलॉइड्स तो क्या होते हैं और पॉजिटिव कॉलॉइड्स क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए बेटा, द कॉलॉइड्स ऑफ विच colloidal particles are negatively charged are called negative colloids। जिन colloidal solution के colloidal particles negatively charged होते हैं उनको negative colloids कहते हैं, और जिनके colloidal particle पर positive charge हो उनको positive colloidal कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि मान लीजिए ये कोई colloidal solution है, इसमें ये तो है डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है? ये क्या है? डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है? और ये है इसमें कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैं। तो अगर मान लीजिए ये नेगेटिव कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, तो इसके जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, सारे जितने भी कॉलॉइडल पार्टिकल्स है वो सब नेगेटिव चार्ज होंगे। अब उतना ही चार्ज, इक्वल अमाउंट में उतना ही चार्ज इस डिस्पर्सन मीडियम में होगा, ठीक है? तो इस तरह से पूरा जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज इन कॉलॉइडल पार्टिकल्स पर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस डिस्पर्सन मीडियम में है। लेकिन फिर भी इसको नेगेटिव कॉलॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो कॉलॉइडल पार्टिकल है उन पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से बात करते हैं इधर कि ये कोई कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। इसी तरह से बात करते हैं हम इस तरफ पॉजिटिव कॉलॉइड्स की, तो ये कोई कॉलॉइडल सॉल्यूशन है जिनमें ये डिस्पर्सन मीडियम, ओके? तो जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन कॉलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होगा पॉजिटिव, इन कॉलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज
इन डिस्पर्सन मीडियम में होगा, इस डिस्पर्सन मीडियम में उतना ही इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो जब अपोजिट चार्ज इक्वल अमाउंट में है तो ये न्यूट्रल होता है, फिर भी इसको पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इनके जो कोलाइडल पार्टिकल है उन पे पॉजिटिव चार्ज है। इज दैट क्लियर? अब देखिए चार्ज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए बेटा, ये जो चार्ज है इस कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कैसे? कि जैसे जितने भी पार्टिकल है उन सब पे सेम चार्ज है। देखिए ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इस पे सब पे नेगेटिव है, तो ये सब सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट नहीं होंगे, यानी कि ये सेटल डाउन नहीं हो पाते। तो जब सेटल डाउन नहीं होंगे तो ये स्टेबिलिटी इसकी बनी रहेगी। सेम ऐसा केस इसमें है कि सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ जो है एग्रीगेट नहीं करेंगे, और जब एग्रीगेट नहीं करेंगे तो ये स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, जितने भी मेटेलिक सॉल्ट जितने भी होते हैं, मेटेलिक सॉल्ट हैं, जैसे कॉपर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, ETC, ये सब नेगेटिवली चार्ज होंगे। दूसरा, जितने भी मेटल के सल्फाइड, मेटल सल्फाइड्स हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 है ना, CDS, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड और ETC। इसके अलावा स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ETC। इसके अलावा एसिडिक डाइज लाइक कॉन्गो रेड, इयोसिन, सॉल्ट्स, ETC। तो ये सारे एग्जाम्पल है नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशंस के, है ना। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशंस की, है ना। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सारे इसमें आते हैं पॉजिटिव कोलाइड में, हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड हैं, लाइक FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ETC। जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड जो वाले कोलाइडल सॉल्ट्स होते हैं वो सब पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं। सेकंड है हाइड्रेटेड ऑक्साइड हैं। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड यानी जिनमें क्रिस्टलाइन वाटर हो, है ना। तो जैसे Fe2O3.XH2O, Al2O3.XH2O, ETC। थर्ड है हीमोग्लोबिन, और फोर्थ है बेसिक डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू, पर्शियन ब्लू, ETC हैं। तो देखिए बेटा, ये ध्यान रखने वाली आपको ये लर्निंग पार्ट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए नेगेटिव कोलाइड्स में कौन कौन आते हैं। एक तो मेटेलिक सॉल्ट्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सॉल्ट, आपके मेटल सल्फाइड के सॉल्ट जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ETC। और एसिडिक डाइज ऑलवेज बी नेगेटिव कोलाइड्स जैसे कॉन्गो रेड, इयोसिन सॉल्ट, ETC। और पॉजिटिव कोलाइड्स में मेटल हाइड्रोक्साइड की जितने भी कोलाइड्स है वो सब पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं, लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ETC। और हाइड्रेटेड ऑक्साइड मतलब वे ऑक्साइड जिनमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर प्रेजेंट हो, जैसे फेरिक ऑक्साइड, आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ETC। हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड भी हमारा एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है जो कि पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। बेसिक डाइज मिथाइलिन ब्लू और पर्शियन ब्लू। ये तो हुई पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन की एक जनरल इंट्रोडक्शन।
लेकिन इन जो कोलाइडल सॉल्यूशन पे, जो कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज आता है वो कैसे आता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज कैसे आता है। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। वो कौन कौन सी थ्योरीज है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है फ्रिक्शनल थ्योरी, फ्रिक्शन थ्योरी। सेकंड है इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी। ओके। थर्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, है ना। ये थ्योरीज है जो कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज की जो है प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं फ्रिक्शन थ्योरी। ओके, तो देखिए बेटा, ये फ्रिक्शन थ्योरी क्या कहती हैं कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो उनमें कोलाइडल पार्टिकल और यानी कि कोलाइडल पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल है इनके बीच में फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन के कारण इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। ठीक है बेटा, दूसरे नंबर पे जो थ्योरी थी वो थी इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी। इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है कि ये थ्योरी क्या कहती है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर एटमॉस्फेयर में यानी एयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैप्चर कर लेती है ड्यू टू द ब्रैडिग आर्क। ठीक है, ब्रैडिग आर्क मैं आपको बता चुका हूं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की एक प्रोसेस है जिसमें जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उसी के दो इलेक्ट्रोड डिस्पर्सन मीडियम में डुबोकर आपस में उनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको ब्रैडिग आर्क प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जो कोलाइडल पार्टिकल है वो बाहर की एयर से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। लेकिन ये थ्योरी भी आगे जाकर सही साबित नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई कोलाइडल पार्टिकल किस प्रकार चार्ज्ड होता है। तो देखिए, कोलाइडल पार्टिकल, ये कोलाइडल पार्टिकल है और ये दो तरह के होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। एक तो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, और एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको इन दोनों को ही बनाकर बताऊंगा कि दोनों कैसे बनते हैं। तो देखिए, सपोज हमको AgI का कोलाइडल पार्टिकल बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। सपोज हमको AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे हम AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन और किस तरह से उन पे जो है चार्ज आएगा। तो मान लीजिए एक कंटेनर में हम लेते हैं पहले AgNO3, ध्यान रहे यही ऑर्डर रहेगा। इसमें हम लेते हैं पहले AgNO3 हैं। अब इसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड हैं तब तक मिलाएंगे जब तक कि ये पोटेशियम आयोडाइड जो है इससे ज्यादा नहीं हो जाए, यानी AgNO3 से ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाए। AgNO3 में हम मिलाएंगे Ki सॉल्यूशन। तो Ag प्लस और I नेगेटिव ये मिलकर बना लेंगे AgI प्लस K और NO3 मिलकर बना देंगे KNO3। तो देखिए ये जो AgI है इसका कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बन गया। ये है AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल। अब देखिए
इनमें से ऐसा कौन सा आयन है जिनमें इसके साथ कॉमन आयन प्रेजेंट है? और जो एक्सेस अमाउंट में, हालांकि इसके साथ Ag कॉमन है लेकिन ये एक्सेस अमाउंट में नहीं है, ठीक है, जितने Ag थे इसमें यूज हो गए, ठीक है, जितने Ag थे वो इसमें यूज हो गए। इसी तरह से इसमें और इसमें कौन आयन कॉमन है? आयोडाइड, और ये एक्सेस अमाउंट में भी है, एक्सेस अमाउंट में भी है, तो ये टूटेगा K प्लस और I नेगेटिव बना देगा। ठीक है, अब ये I नेगेटिव देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो इसके चारों ओर I नेगेटिव की एक लेयर एडजॉर्ब हो जाएगी और ये जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, नेगेटिवली कोलाइडल पार्टिकल मिल जाएगा। अब देखिए ये तो नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल बन गया, लेकिन ये पोटेशियम कहाँ जाएगा? जो एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम है ये कहाँ जाएगा? ये पोटेशियम इस बाकी जो डिस्पर्सन मीडियम जो है इसको इसके इक्वल पॉजिटिव आयन देगा, ताकि टोटल जो चार्ज है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो न्यूट्रल हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, अब इसी तरह से हमको बनाना है AgI कोलाइडल पार्टिकल और इसके ऊपर हमको पॉजिटिव चार्ज जो है इसको पॉजिटिव चार्ज हमको करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। पहले हमने AgNO3 में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया था। अब हम क्या करेंगे? पहले लेंगे हम KI सॉल्यूशन, है ना, ये KI, और इसमें हम जो मिलाएंगे वो होगा AgNO3, है ना, और ड्रॉप करके तब तक मिलाएंगे जब तक कि इसका अमाउंट एक्सेस ना हो जाए। हैं, तो ये लिया मैंने पहले KI प्लस AgNO3, KI में AgNO3 मिलाएंगे, इसमें AgNO3 में KI मिलाया था। देखिए ऑर्डर चेंज करते ही जो है पार्टिकल का नेचर भी चेंज हो गया, और इससे बनेगा आपका पहले तो इसका पोटेशियम, इसका नाइट्रेट, इसका Ag, इसका I, यानी कि AgI प्लस KNO3। अब देखिए ये बन गया KI प्लस AgNO3 हो गया। अब ये जो है कोलाइडल पार्टिकल है, किसका? AgI का, और ये एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, एक्सेस, तो ये ब्रेक करके दो आयन बनाएगा Ag और NO3। अब देखिए इस Ag कोलाइडल पार्टिकल और इस AgNO3 में से कॉमन आयन कौन सा है? Ag प्लस, क्योंकि Ag इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये Ag की जो लेयर है इसके चारों ओर एडजॉर्ब हो जाएगी, और ये पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, और इस तरह से हमको पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल मिल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एडजॉर्प्शन थ्योरी है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी इस तरह से बताती है कि किस तरह से कोई कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होता है। तो ये भी हमने देखा कि किस तरह से कोई कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होता है, कैसे उसके चारों ओर लेयर बनती है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, पहला टर्म है फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर है। फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर क्या होता है बेटा? कि जैसे अभी अभी आपने पढ़ा कि AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है और उसके ऊपर आयोडाइड की एक लेयर जमा हो जाती हैं। ये सपोज AgI का कोलाइडल है जिसके चारों ओर आयोडाइड आयनों की एक लेयर एडजॉर्ब हो गई, यानी आयोडाइड आयन इनके चारों ओर इकट्ठा होकर एक लेयर बना देंगे, और ये लेयर जो है प्राइमरी लेयर भी होती है, इसको प्राइमरी लेयर भी कहते हैं,
और ये फिक्स होती है, यानी कि स्टेबल होती है, ये मूवमेंट नहीं करती, ये इसके साथ चारों ओर फिक्स हो जाती है, इसलिए इसको फिक्स्ड लेयर भी कहते हैं। और एक होती है सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर। तो बेटा ये सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर क्या होती है? अब जैसे ये प्राइमरी लेयर हो गई, ये आयोडाइड की है, तो जैसा कि हमने देखा था कि जो पॉजिटिव आयन अगर बच जाते हैं सॉल्यूशन में, जैसे पोटेशियम आयन है, जैसे पोटेशियम आयन है, तो उसके एक लेयर इसके ऊपर वापस जमा हो जाएगी है, और इसका भी टोटल पॉजिटिव इसके टोटल नेगेटिव के इक्वल होगा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी लेयर। और ये जो सेकेंडरी लेयर है वो स्टेबल नहीं होती, ये मूव करती रहती है, इसका मूवमेंट होता रहता है और ये परमानेंट नहीं होती, इसको फ्यूज्ड लेयर भी कहते हैं, फ्यूज्ड लेयर हैं। इलेक्ट्रिकल लेयर सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर भी कह सकते हैं, फ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल लेयर भी कह सकते हैं हैं। एक होता है इसमें टर्म इंपॉर्टेंट, जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए बेटा ये जीटा पोटेंशियल क्या होता है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जो प्राइमरी इलेक्ट्रिकल लेयर है वो तो स्टेबल होती है, फिक्स होती है, लेकिन सेकेंडरी जो इलेक्ट्रिकल लेयर है वो प्राइमरी लेयर के ऊपर मूवमेंट करती रहती है, और इस मूवमेंट के कारण, इस मोशन के कारण, इन दोनों लेयर्स के बीच मूवमेंट के कारण एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है जिसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में इसके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीजिए बेटा, इस वीडियो के लास्ट में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड दो फिनोमेना जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो पहले मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूं। ये एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, ये इसमें इसमें एक कोलॉइडल सॉल्यूशन भर के दोनों तरफ में ढक्कन लगा दिया, मैंने इसको पैक कर दिया दोनों तरफ से। ये डिस्पर्सन मीडियम, और ये कोलॉइडल पार्टिकल जो इसमें चारों तरफ फैले हुए हैं और मूव करते रहते हैं, जिसको हम जिगजैग मोशन के नाम से पढ़ चुके हैं। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज यानी कोलॉइडल पार्टिकल इक्वली फैले हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी ट्यूब में, इसको मैं अलग से थोड़ा यहां बना रहा हूं आपको अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देता हूं। ये एक इलेक्ट्रोड मान लीजिए एनोड, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड मान लीजिए कैथोड। जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूंगा तो सपोज इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो उसमें जो पार्टिकल है कोलॉइडल पार्टिकल, उन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो वो जो कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाले सारे किधर आ जाएंगे? इस एनोड की ओर आ जाएंगे। अभी जो ये फैले हुए थे चारों तरफ, वो सब एक तरफ आ जाएंगे एनोड की ओर, हैं यहां इकट्ठे हो जाएंगे इसकी ओर। और हमने पढ़ा कि इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज होता है किस पे? डिस्पर्सन मीडियम में।
तो वो जो डिस्पर्सन मीडियम है वो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो वो आ जाएगा इस तरफ हैं, तो इस तरफ तो आ जाएगा सारा डिस्पर्सन मीडियम, और सारे कोलाइडल पार्टिकल जो है अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड द अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी इसी कैरेक्टर पर, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह की एक ग्लास ट्यूब लेंगे, इसमें हम इस तरह की एक ग्लास ट्यूब लेंगे और यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, और यहाँ पर भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर एक इस तरह से व्यवस्था होती है जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हम इसमें भर देंगे। ठीक है, और देखिए इस तरफ मैंने लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इस तरफ लगा दिया मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैं। जैसे ही हम करंट पास करेंगे, अच्छा इधर दोनों तरफ से हम पैक कर देंगे इनको, ये मैंने कर दिया इसको पैक। ठीक इसी तरह से इधर भी मैं इसको पैक कर दूंगा। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इसमें है कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कोलाइडल या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जैसे ही हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और सपोज कीजिए अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज्ड है तो डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये डिस्पर्सन मीडियम जो है ये एनोड की ओर आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, कोलाइडल पार्टिकल इस एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो नहीं सकते, इसलिए वो यहीं पर रहेंगे। तो इस फिनोमेना को हम ऑस्मोसिस तो कहते ही हैं कि भाई कोलाइडल जो डिस्पर्सन मीडियम का किसी पार्चमेंट या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होना ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ये ऑस्मोसिस किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी तरह से उल्टा ले लीजिए, अगर मान लीजिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा तो इसका जो डिस्पर्सन मीडियम है वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, है, तो ये डिस्पर्सन मीडियम इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो द passing of the dispersion medium through a semi-permeable membrane due to the electricity is called electroosmosis, या हम ये से भी कह सकते हैं the osmosis of colloidal solutions which takes place by the electricity is called electroosmosis। तो बेटा इस वीडियो में हमने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी और यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।